हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी दिन से आपका मैसेज आता है कि प्लीज सर आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ाइए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाइए, मतलब आपको चैन नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि चलो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट ही कर देते हैं। तो बहुत डिटेल में दोस्तों, जिस तरह से आज हम लोगों ने आज तक प्राचीन इतिहास को कवर किया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा और एक एक टॉपिक हमने आपको समझाया, आपको बखूबी समझ में भी आया। साथ ही साथ हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पूरा जानकारी रखें और आज हमको पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। लेकिन मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप देख करके रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। उसका काम अभी तो नहीं है, लेकिन एक हफ्ते से 10 दिन बाद उन वीडियोस के काम भी आने शुरू होंगे। जैसे मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं वायसराय के बारे में, भारत में जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सभी के बारे में डिटेल से बता चुका हूं, तो दोबारा मैं उन चीजों को नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उस चीज को जाकर वहां देख लें। इसके अलावा कुछ भारत के प्रमुख व्यक्ति थे, उनके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हूं, तो मैं चाहता हूं उसको भी जाकर के आप देख लें। साथ ही साथ जो हमारी कांग्रेस थी उसके जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे उसको भी जाकर देख लें, तो एक बहुत बड़ी भूमिका जाके आपके दिमाग में तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर उस पॉइंट को देख लेंगे तो फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप आगे आने वाले समय 15 से 20 दिनों में आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो बात आती है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से करें। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, जैसा कि आप लोगों के पास किताब भी होगा और किताब में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ठीक है, तो मैं भी अपनी कहानी वहीं से शुरू करूंगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हमारी कहानी शुरू होगी और बहुत डिटेल में इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक चीज और आपसे बात करनी है, क्योंकि आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो लाइव आके पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमारे ऊपर बना रहेगा, इस टॉपिक के ऊपर बना रहेगा, तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे और बढ़िया से मॉडर्न हिस्ट्री को आप समझ पाओगे। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा, कुछ बच्चों ने कहा सर अगर आप जिस तरह से आपने प्राचीन इतिहास को पढ़ाया, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाया, तो उस तरीके में क्या हुआ कि हमें कैसे नोट्स बनाना है ये जानकारी हमें मिल गई। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को उसी तरीके से पढ़ाइए तो बड़ा बेहतरीन होगा। तो मैं दोनों काम आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। थोड़ा सा मेहनत मुझे पड़ेगा कि हमको नोट्स भी बनाना रहेगा और उस नोट्स बना के भी आपको मैं पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आप कसम खाइए, आप कसम खाइए कि मैं एक वीडियो को, मतलब दोनों वीडियो अगर मैं बना रहा हूं, मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं कि एक बार उसी टॉपिक का लाइव क्लास, दोबारा उसी टॉपिक को मैं नोट से पढ़ाऊं। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके सामने, तो आपका भी फर्ज बनता है उस वीडियो को 2 बार देखिए। यार फायदा आपका है। फायदा क्या है? आप किसी भी टॉपिक को 2 बार देख लेंगे ना, कसम से फिर मॉडर्न हिस्ट्री तो याद हो जाएगा। यार मानते हो कि नहीं? याद हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल याद हो जाएगा और सारी चीज आपके दिमाग में हूबहू आके स्टोर हो जाएगी, भर जाएगी। और ज्यादातर एग्जामों में होता है क्या दोस्तों कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से कभी भी एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। रही बात पढ़ाने के तरीके को लेकर के, तो आप लोग जानते हैं कि स्टडी 91 में पढ़ाने का तरीका क्या है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, भैया आप दोबारा यहां से जा नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार प्लेलिस्ट पे आ जाओ और वहां जाके आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को और हमारी कहानी कहां शुरू होगी? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ठीक है, तो बहुत ब्रॉड में बात करूंगा दोस्तों। अच्छा, एक्चुअली एक चीज और मैं बताऊं कि इस चीज को शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या रहा। मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी मैं बात करूंगा तो मेरा ज्यादा फोकस आपको पढ़ाने पे होगा, आपको समझाने पे होगा, बोर्ड पे लिखने का कम होगा फोकस। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात बोलने की, आपको चीजों को समझाना है। और जब नोट्स बन के आपके सामने आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जिन बातों को मैं बोल रहा था एक्चुअली में वो बात नोट्स में आपको किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए पहले लिख लेता हूं टॉपिक का नाम। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, और देखते हैं हम लोग कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है। तो आज खाली हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ है, और इसके पीछे की सारी कहानी को जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में एक एक की बात करेंगे, कैसे पुर्तगाली भारत में आए, कैसे डच आए, कैसे अंग्रेज आए, कैसे डेनिश आए, कैसे फ्रांसीसी आए, तब हम उन लोगों की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आपको रटना नहीं कुछ। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, खाली मन लगा कर समझना है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताना, मैं उसका सलूशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जब भी बात आती है दोस्तों, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? बात कर रहे हैं यूरोपीय, मतलब यूरोप के बारे में। किसके ऊपर बात कर रहे हैं?
यूरोप के बारे में। यूरोप और इधर हमारे देश का नाम क्या है, भारत। भारत और यूरोप के संबंधों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप यूरोपीय कंपनियों के आगमन की कहानी को नहीं समझ सकते हो। तो अगर हम भारत और यूरोप के बीच के संबंधों की बात करें तो ये संबंध ऐसा नहीं कि इस आधुनिक भारत के इतिहास के साथ इसका संबंध स्टार्ट होता है। क्या प्राचीन काल में हमारा यूरोप के साथ कोई व्यापार नहीं होता था? क्या यूरोप के साथ हम किसी तरह के अटैचमेंट में नहीं थे? क्या हमारा कोई भी व्यवसाय नहीं होता था? नहीं, ये चीजें गलत है। भारत का व्यवसाय बहुत सारे देशों के साथ होता था, इवन यूरोप के साथ भी होता था। ये अलग बात है कि हम लोग डायरेक्टली यूरोप के साथ व्यापार नहीं करते थे, इनडायरेक्टली करते थे, परोक्ष रूप से करते थे। क्यों और कैसे? क्योंकि बीच में यहाँ पे मध्य में कौन था? आपके अरबवासी थे। अरबवासी कुछ अरब व्यापारी थे, ठीक है, अरब व्यापारी। इन अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत व्यापार किससे करता था? इस यूरोप से करता था। बहुत सारी चीजों को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे और बहुत सारी चीजों को हम लोग इंपोर्ट भी करते थे। हमारे व्यापार का अगर इतिहास आप खंगालना चाहोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास उठा के देख लो, आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा बंदरगाह था, जो हमारा पत्तन था लोथल, वहां से तमाम सबूत पाए गए हैं कि हम जो है शुरू में व्यापार किया करते थे। फारस की मुहरें वगैरह इस बात का प्रमाण देती हैं कि फारस वगैरह के साथ, यूनान के साथ जो है हमारा व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया की मुहरें हमारे यहाँ से मिली हैं, हमारी मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण देती है कि हमारा व्यापार कहीं ना कहीं इन दोनों को लिंक करता है। तो ऐसा नहीं कि व्यापार की शुरुआत आधुनिक भारत के इतिहास के साथ शुरू होती है, ये शुरुआत प्राचीन इतिहास काल से है, ठीक है, और ये चीजें चल रही थी। लेकिन बात आती है धीरे धीरे प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है तमाम अरब आक्रमणकारी आते हैं और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, जैसे तैसे करके भारत में अपना राज्य स्थापित किया। अभी अरब आक्रमणकारियों की वजह से भारत की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, अरब वासियों में कन्वर्ट होने लगी। अरब वासी आके भारत में रहना शुरू कर दिए। इस तरह से अब भारत के लोगों के साथ व्यापार जो करते थे, इस बीच की कड़ी में कौन आ गया? ये अरब व्यापारी आ गए। चलो आ गए, मैं मान लिया, लेकिन यार आधुनिक भारत में हम लोग एक्चुअली में ये वाला टॉपिक कैसे आ गया हमारे सामने कि यूरोपीय कंपनियों को आगमन क्यों हमको पढ़ना है? तो अगर देखिए होता क्या है, अब मैं आपको यूरोप की कंडीशन बताऊं। यूरोप के दो देश ऐसे थे जो हमेशा चाहते थे कि हम निर्बाध रूप से पूरे विश्व के साथ व्यापार करें, हम निर्बाध रूप से पूरे विश्व के साथ व्यापार करें। और उन दो देशों में किसका नाम आता है? तो एक भाई इसका नाम था पुर्तगाल, एक का नाम था पुर्तगाल और दूसरे का नाम था भी स्पेन, ठीक है। पूरे के पूरे यूरोप में यही दो देश ऐसे थे जो कुछ अलग करना चाहते थे और निर्बाध रूप से, निर्बाध मतलब कोई बंधन नहीं है, बंधन से मुक्त होकर पूरे विश्व के साथ एक खुला व्यापार करना चाहते थे ये दो देश, पुर्तगाल और स्पेन। लेकिन यार क्यों इनको व्यापार करने की क्या जरूरत है? क्या यूरोप में इनका व्यापार नहीं हो रहा था? इनको बाहर निकलने की क्या जरूरत है? और बाहर ही निकलने के साथ साथ ही भारत के पीछे क्यों पड़े थे? अगर ये टॉपिक आप समझ गए तो पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप समझ जाओगे। तो बिल्कुल मजे से आप खाली कहानी सुनो। तो होता क्या है यहाँ पर कि यूरोप के जो दो देश थे आपके, पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों में भयंकर कंपटीशन होता है कि मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। दोनों एक दूसरे के बहुत बेहतरीन कंपटीटर रहते हैं। अब होता क्या है ये बता रहा हूं आपको। पहली बात ये समझिए कि एक्चुअली में ये अपने देश को छोड़ करके क्यों बाहर से व्यापार करना चाहते थे? आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मैं आपको कंडीशन बताता हूं। अगर इन देशों की आप भौगोलिक स्थिति को देखोगे, मतलब मैपिंग में आप देखोगे, तो इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो लगभग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ती है। कहां पड़ती है? शीतोष्ण कटिबंध में। और ठंडी के महीनों में जब आपका शीत ऋतु चालू होता है तो उस शीत ऋतु के समय में दोस्तों यहां पर भयंकर ठंडी पड़ती, भयंकर ठंडी। अब बात आती है यार कि अगर इनके यहाँ भयंकर ठंडी पड़ेगी तो क्या होगी? हम तो उष्णकटिबंधीय वाले देश हैं, भारत क्या है? भारत जो है उष्णकटिबंधीय बेल्ट में है, इस वजह से ठंडी का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप ठंडी में देखते हो कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर कई जगह पर, दिल्ली वगैरह का आप उठा के देखो तो 2-3 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और लगता है कि हर साल जो है भारत में ठंडी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो सोचो अगर ये अगर शीतोष्ण पेटी पे देश हैं और इनके यहाँ शीत ऋतु में क्या कंडीशन होगी? जाहिर सी बात है भयंकर ठंडी होती होगी। अब उस ठंडी से जान बचाने के लिए क्या करते हैं? एक तो मोटे मोटे कपड़े धारण करते हैं, दूसरा इनका फोकस होता है खाने पे। अब शरीर को चाहिए गर्मी। यहाँ पे देखो बायोलॉजी आता है, हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं पूरे टॉपिक को लेके चलूंगा। यहाँ पे जहाँ पे ज्योग्राफी का इस्तेमाल होगा,
बायोलॉजी का इस्तेमाल होगा, हर एक टॉपिक को मैं ज्वाइन करके पढ़ाऊंगा। अब इनको लगती है ठंडी तो ये क्या करेंगे, ये मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे। क्या करेंगे, खूब मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे जान बचाने के लिए। तो याद रखो दोस्तों, वस्त्र उद्योग की दृष्टि से अगर देखोगे तो पुर्तगाल या पूरे के पूरे यूरोप में वस्त्र उद्योग का बड़ा भंडार देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वस्त्र उद्योग की, ठीक है, उसमें सब टाप पे रहते हैं। क्यों, हर साल शीत ऋतु आना है, हर साल भयंकर ठंडी पड़नी है, तो कपड़ा हर साल बिकेगा, वो अलग बात है। चलो, इसके बाद क्या होता है कि जो यूरोप है, यूरोप के ये जो देश हैं, यहाँ क्या हो रही है, ठंडी पड़ रही है, तो इनका खान पान क्या होगा, खूब मसालेदार भोजन होगा। क्यों, क्योंकि अगर खूब मसालेदार भोजन नहीं करेंगे तो इनके शरीर में गर्मी नहीं आएगी। अरे खिचड़ी खाएंगे तो मर जाएंगे भाई, क्यों नहीं समझ रहे बात। इनको खिचड़ी खा के नहीं पीना है, इनको दाल चावल रोटी नहीं खाना है, इनको क्या करना है, इनको हैवी डाइट लेनी है। हैवी डाइट मतलब इनको गोश्त खाना है, इनको मांस खाने की जरूरत है, क्योंकि मांस खाएंगे तो मांस खाने से इनके शरीर में गर्मी बनी रहेगी, डाइजेशन होगा ना, तो डाइजेशन के स्वरूप जो भी ऊर्जा निकलेगी वो इनके शरीर को गर्मी देगी, समझ रहे हो। तो इनके लिए जरूरी है करना, भौगोलिक दृष्टि से देखो तो इनके लिए कार्य करना जरूरी है, और लोग वो कार्य करते हैं। अब लोगों का झुकाव हुआ मांस की तरफ। किसके तरफ हुआ, मांस की तरफ। लोग मांस की तरफ झुक गए। अच्छा, मांस खाना है तो कच्चा मांस तो खाएंगे नहीं, आदिवासी तो है नहीं यार, ठीक है, आदि मानव तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्टैंडर्ड लोग हैं, तो उनको चाहिए टेस्ट। उनको चाहिए क्या, टेस्ट। अब उनको टेस्ट चाहिए, तो अब अगर स्वादिष्ट जो है चिकन बनाना है, स्वादिष्ट मटन बनाना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया क्वालिटी के मसालों की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, बढ़िया क्वालिटी के मसालों की जरूरत पड़ेगी। और इन लोगों को पक्का पता था, ये जो यूरोपवासी थे इनको पता था कि ये जो मसाले आते हैं ये कौन बेचते हैं, ये अरब व्यापारी लाके इस मसालों को बेचते हैं। ये अरब व्यापारी क्या करते हैं, लाकर इन मसालों को बेचते हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता था कि पूर्व में कहीं बहुत दूर एक देश है भारत, पूर्व में एक बहुत दूर कहीं पे कोई देश भारत नाम से है, जहां पे बहुत अच्छे क्वालिटी के मसाले हुआ करते थे। उस जमाने की बात बताऊं, जिस सदी में लोग एंट्री कर रहे हैं 15वीं सदी में कहानी में, तो उस समय भारत मसालों के दृष्टि से एक बहुत प्रमुख देश था। हालांकि भारत ही नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश जो मसालों का उत्पादन करते थे, लेकिन बात आती कि यार उन दक्षिण पूर्वी एशिया देश में भारत ही क्यों, पहले भारत पे ही सबकी नजर क्यों पड़ी। इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था भारत को, सोने की चिड़िया। भारत एक धनवान देश था, यहाँ मसालों के साथ साथ और भी जो क्वालिटी थी, जैसे नील हो गया, ठीक है, जैसे सूती वस्त्र वगैरह हो गया, तो तमाम क्वालिटी थी भारत में, जिसकी वजह से जो विदेशी शक्तियां थी वो आकर्षित होती थी कि हम भारत की तरफ बढ़े। लेकिन दिक्कत क्या है, अच्छा उन्होंने मन तो बना लिया कि अब हम जो है बढ़ेंगे, और इस मन के पीछे जो हाथ था उनके प्रिंस का हाथ था। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आप देखिए, अब पूरे यूरोप में है तो बहुत से देश, लेकिन यार ये दो क्यों, तो ये दो जो है स्पेन और पुर्तगाल जो है ये बिल्कुल किनारे पे हैं, समुद्र के किनारे पे हैं, और इन दोनों के पास अपनी अपनी जहाज रानियां थी। जहाज रानियां मतलब अपनी अपनी जहाज बनाने की टेक्निक थी, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया लोग जहाज बनाना शुरू किए। उस समय तक दिशा सूचक यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया था, और जैसे इन दोनों ने जहाज बनाना शुरू किया, जहाज बनाने के बाद इनका दिमाग हुआ कि अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं पूर्व की तरफ। क्यों, क्योंकि ये अरब व्यापारी क्या मसाला नहीं दे रहे थे, नहीं, अरब व्यापारी मसाला तो बेच रहे थे, लेकिन बहुत महंगे दामों पे मसाला बेच रहे थे। इनमें इनका एकाधिकार था। यूरोपवासी चाहते थे कि हम भारत से डायरेक्ट जुड़े और भारत के साथ डायरेक्ट व्यापार करें। वो अरब व्यापारियों के मध्यस्थ होने की वजह से इनके माध्यम से नहीं करना चाहते थे। तो उनके मन में आया कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ाते हैं, अपनी जहाज रानी का विकास करते हैं, और हम लोग चलते हैं कहां पर, पूर्व की तरफ। तो उनके दिमाग में आ तो गया कि हमको पूरब की तरफ जाना है। अब बात आ गई है, अगर जाना है तो कैसे जाना है, जाना है तो कैसे जाना। उनके पास थे भैया दो रास्ते। कितने रास्ते थे, दो रास्ते। अब कौन कौन से रास्ते, उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। अब वो दो रास्ते ये थे दोस्तों कि एक रास्ता तो था कि उत्तर पश्चिम सीमा को पार करके आ जाएं। पहला रास्ता क्या था, दो रास्ते हैं इनके पास, क्या है, दो रास्ते। एक यहां लिख रहा हूं, एक यहां लिखूंगा, ठीक है। तो एक तो आपका जल मार्ग है, एक आपका जल मार्ग है, दूसरा आपका क्या है, स्थल मार्ग है। एक जल मार्ग मतलब एक स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। अगर वो स्थल मार्ग का इस्तेमाल करें तो कैसे आएंगे, स्थल मार्ग से होके भारत कैसे आएंगे, तो उनको आना पड़ेगा भारत के, जैसे अगर मान लो ये आपका भारत है, तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, उत्तरी पश्चिमी मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रूट है, वहां से होकर ये यूरोप
से एंट्री कर, यूरोप से आकर के उस रास्ते से होकर एंट्री कर सकते हैं। तो अस्थल मार्ग मतलब वो उत्तरी पश्चिमी सीमा को पार करके भारत आ सकते हैं। अगर आपको मैं यहीं पे डिटेल में बता देता हूँ, ये टॉपिक ही समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि फिर बताना पड़ेगा, फिर मिटाना, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में जल मार्ग की बात करते हैं, पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। तो अगर वो स्थल मार्ग से होके आए, कोई भी यूरोप वासी अगर स्थल मार्ग से होके आएगा, तो सबसे पहले उसको कहां जाना पड़ेगा पता है? सबसे पहले उसको जाना पड़ेगा दोस्तों टर्की। कहां जाना पड़ेगा? टर्की आना पड़ेगा। टर्की के बाद कहां आएगा? टर्की के बाद दोस्तों फारस आएगा। फारस के बाद कहां आएगा? वो ईरान आएगा, ठीक है। ईरान से होते हुए इराक होते हुए कहां पे आ जाएगा? अफगानिस्तान आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान के थ्रू, इसके बाद अब उसको मिलेंगे दर्रे। अब उसको क्या डाकना होगा? दर्रे को डाकना पड़ेगा। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का एक सकरा रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। जैसे मान लो इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, इसके बीच का जो रास्ता है ये क्या है? दर्रा। जहां से सिकंदर होके आया था, अरे खैबर दर्रा, वो दर्रा यहाँ रास्ते में पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ रास्ते में क्या है? दर्रा पड़ेगा। और कितने दर्रे पड़ेंगे? तो कई सारे दर्रे पड़ेंगे, जैसे खैबर दर्रा हो गया, जैसे आपका कुर्रम दर्रा हो गया, खैबर कुर्रम बोलन गोलन, याद करो, खैबर कुर्रम बोलन गोलन, ये चार दर्रे उनको पार करने पड़ेंगे, ठीक है। बोलन और गोलन, ये चार दर्रों को पार करके तब वो कहां पहुंचेगा? भारत पहुंचेगा। अरे बाप रे बाप, यूरोप वासी इतना डाक करके व्यापार करने आएंगे, अरे अरब वासी क्या आएंगे, मुंह देखेंगे, वो काट डालेंगे, काफिर थे वो सब। अरब वासी ये चीज, भाई अरब व्यापारियों के पास था क्या भाई? ना तो उनके पास अपनी खेती थी, क्योंकि अरब कंट्री में उपजाऊ मिट्टी तो है नहीं कि उनके पास अपनी खेती हो, ना ही अरब कंट्री में कोई इस तरह का संसाधन था। अरे पेट्रोल डीजल तो भैया अब निकलने लगे जब से गाड़ी बनने लगी है। 15वीं शताब्दी में कौन लोग गाड़ी बना रहे थे? उनके यहाँ पेट्रोल डीजल के संसाधन बहुत अच्छे थे, तो उसको निकाल के बेच सकते थे? नहीं, उनके पास कुछ नहीं था, वो खाली थे। उनके पास एक ही रास्ता था, वो किसी अन्य देश के साथ मीडिएटर बन के व्यापार करें, और उनके पास मजबूरी थी। तो अगर कोई भी यूरोप वासी क्या चाहेगा? क्या आपको लगता है कोई अरब वासी इन रास्तों से होकर के गुजरने देगा कि भैया जाओ तुम आराम से चले जाओ, पुर्तगाली भैया तुम चले जाओ, अंग्रेज भैया तुम चले जाओ, इसमें वाले तुम चले जाओ, जाओ अपना सामान लो, वहां से लाओ, ले जाओ, बेचो अपने, कोई करने देगा? नहीं करने देगा। ये असंभव रास्ता था, ये असंभव रास्ता था कि कोई भी यूरोप वासी इस स्थल मार्ग से होकर भारत आने की चेष्टा कर सके। ना ही चेष्टा कर पा रहा था, ना ही कोई भी यूरोप वासी के पास इतनी बड़ी फौज थी, ना ही इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो भारत आए इन इतने बड़े रास्ते से होकर। तो उनका फोकस ओवरऑल कहां चला गया? जल मार्ग पर चला गया। हटा दो इसको। अच्छा, बिल्कुल घबराइए मत, लिखने का प्रयास मत करिए, नोट्स बना के पढ़ाऊंगा ना, तो वहां से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों स्थल मार्ग की, सॉरी स्थल मार्ग तो हो ही गया। अब बात आती है जल मार्ग की, कि अगर जल मार्ग के थ्रू कोई भारत आना चाहे तो कैसे क्या करेगा। यहां पे मैंने लिख लिया जल मार्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मार्ग था, जल मार्ग। अब देखो 15वीं शताब्दी तक कौन कौन से जल मार्ग अवेलेबल थे, किसके रास्ते जा सकते थे। एक तो आपको कंडीशन दे दिया कि भारत क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि उनको गोश्त खाना था, बाकायदे स्वादिष्ट गोश्त खाना था। इसके लिए क्या चाहिए था? खूब मसालादार चाहिए था, बढ़िया मसाला उनको चाहिए था, इसलिए भारत जाने की उन्होंने चेष्टा अपने मन में जुटाई। अब स्थल मार्ग को इसलिए कैंसिल कर दिया कि वहां पे इतने सारे अरबवासी मार काट के फेंक देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो। जल मार्ग को हम लोग अपनाते हैं। जल मार्ग के उस समय दो रास्ते प्रचलित थे, वो खोजे नहीं गए, वो यूरोप वासियों के द्वारा खोजे नहीं गए, ऑलरेडी वो प्रचलित थे, चल रहे थे, वहां से आवागमन जारी था, वहां से व्यापार के कार्य किए जाते थे। वो दो जल मार्ग कौन से थे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो फारस की खाड़ी होकर के, एक तो फारस की खाड़ी होकर के, ठीक है, एक मार्ग था, दूसरा आपका लाल सागर होकर के, लाल सागर। अच्छा, स्वेज नहर तो बना नहीं था, ठीक है, स्वेज नहर जाके 1869 में बना है, ठीक है। तो स्वेज नहर तो था नहीं कि भूमध्य सागर को उठा के लाल सागर से जोड़ दिया, हाँ, भूमध्य सागर को उठा के लाल सागर से जोड़ दिया, डायरेक्ट जहाज क्या हो गई, भूमध्य सागर से उतर के कहां आ गई, हमारे मुंबई पहुंच गई, गुजरात पहुंच गई, कहीं पहुंच गई, जुड़ा तो था नहीं, स्वेज नहर तो था नहीं। तो लोगों को दो बार आना पड़ता था, या तो वो फारस की खाड़ी के रास्ते आ जाएं, या तो लाल सागर होके आ जाएं। तो इस रास्ते से वे आ सकते थे। आपत्ति क्या थी भाई? आपत्ति क्या थी? अरे आपत्ति यही थी कि फारस की खाड़ी आने के लिए भी उनको अरब वासियों से होकर गुजरना पड़ता था। भाई उनके बंदरगाह थे, लूट लेते सब, इनकी जहाजों को लूट लेते, समझ रहे हो। लाल सागर आने में होकर क्या दिक्कत थी? भूमध्य सागर तक तो इनका कंट्रोल अपना था, भूमध्य सागर में कुछ हद तक इनका अपना कंट्रोल था। भूमध्य सागर को डाकने के बाद लाल सागर हो, चाहे काला सागर हो, चाहे हरा सागर हो, वहां इनका कोई कंट्रोल नहीं था, और यहां से होकर भी वे नहीं जा सकते थे।
अब उनके पास एक ही रास्ता था कि भैया हम कोई अपना अलग से रास्ता बना दें जिसके सहारे हम कहां पहुंच जाए, भारत पहुंच जाए। हम अपना एक अलग रास्ता बनाएं जिसके सहारे वो भारत पहुंच जाए। और ना तो उन्होंने फॉलो किया इस फारस के खाड़ी के रास्ते को, ना तो उन्होंने फॉलो किया इस लाल सागर के रास्ते को। उन्होंने फॉलो नहीं किया, व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर इसका इस्तेमाल किया होता तो यार वास्को डी गामा पागल कुत्ता काटा था, घूम के आता, क्या जरूरत थी इसको घूम के आने की। तो ये रास्ते पे कौन था, वही अरबवासी। तो स्थल मार्ग और जल मार्ग जो भी अवेलेबल थे उस पे पूरी तरीके से अरब वासियों का क्या था, कंट्रोल था, उनका अपना नियंत्रण था। और कोई भी यूरोप वासी, ठीक है, या कोई भी यूरोपीय यात्री है, पुर्तगाली यात्री है, घूमने तो जा सकता है लेकिन व्यापार करने निकला हो संभव नहीं भैया वो व्यापार कर सके यहां से, तो व्यापार तो नहीं है कर सकेगा। तो अब बात आती है कि अब वो स्पेन और पुर्तगाल ये दो देश क्या किए कि अब इन्होंने सोचा कि अब हमें खुद से अपना एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपना एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो आइए ढूंढते हैं नए रास्ते को। अच्छा एक चीज और बता दूं, फारस की खाड़ी का जो रास्ता था वो प्रचलित तो था उस दौरान, ठीक है। कुछ लोगों ने चेष्टा भी किया, पुर्तगाल ने स्पेन ने नहीं चेष्टा किया, कुछ अगल बगल, अरे भाई मिस्र भी देश था, अगल बगल बहुत सारे देश थे ना, उन लोगों ने चेष्टा तो किया। तो इसको कभी कभी समझ में बैठा लिया, जैसे अरब व्यापार सब नमस्ते तो पार तो कर लिया, एक चक्कर दो चक्कर, रेगुलर व्यापार नहीं करने देंगे। और लाल सागर का रास्ता तो बहुत कठिन था, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आके मिलती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोहरे का निर्माण होता था, ठीक है। और इतना भयंकर धुंध का निर्माण होता था कि वहां से जहाजों को चला पाना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से दोस्तों इस रास्ते को फॉलो नहीं किया जा सकता था। तो कुल मिला जुला के मैटर क्या हुआ, मैटर था इनको अपना नया रास्ता बनाना है, ठीक है, इनको अपना नया रास्ता बनाना है। तो आइए इनका नया रास्ता हम लोग बनवाते हैं, ठीक है। अब हमने आपको वजह बताई दिया हूं कि क्या वजह थी। एक वजह यह भी थी दोस्तों कि जो अरब वासी थे मसालों को बहुत महंगे दाम पर बेचते थे। क्यों, वो जानते थे कि इनकी मजबूरी है, ठंडी पड़ रही है, इनकी मजबूरी है खरीद के खाना, तो महंगे दाम पे तो बेचेंगे ना। ठीक है, तो महंगे दाम पे तो बेचेंगे। अब अगर महंगे दाम पे बेचेंगे तो अब तो इनके पास रास्ता तो है यार, भारत की खोज करो, बात खत्म करो। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक कंडीशन और बता रहा हूं, एक लड़ाई भी हुआ था। उसमें एक जगह था कुस्तुनतुनिया, कहानी सुनिए कुस्तुनतुनिया की क्या कहानी थी। 1453 का टाइम चल रहा था, 1453, ठीक है। 1453 में कुछ याद आ रहा है भारत में, 1453, अरे बाबर अकबर के बहुत पहले एक कहानी है। 1453 में उस्मानिया, नाम सुना आपने, उस्मानिया सल्तनत जो थी, जिसको तुर्क भी बोलते थे, ठीक है, तुर्क, इसने क्या किया था, इसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। एक्चुअली कुस्तुनतुनिया पे अगर उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया तो दिक्कत क्या था, दिक्कत यह था कि उनके अधिकार करने की वजह से जो समुद्री रास्ते थे, वो लाल सागर और फारस की सागर खाड़ी वाला, वो रास्ते टोटली बंद हो चुके थे, उस पर पूरा इन लोगों का अधिकार हो चुका था। अब उस पर कोई दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे ये जो उस्मानी सल्तनत के लोग थे, ये लोग धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया, सुनिएगा ध्यान से, संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और इसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम यूरोप का जो हिस्सा था उस पे भी अधिकार करना शुरू कर दिए। तुम आने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारे देश को जीतना चालू कर दिया भैया। दक्षिण पश्चिम एशिया मतलब जो नीचे का हिस्सा था एशिया के, अरब कंट्री के आसपास के क्षेत्र, उनको भी इन्होंने जीत लिया। और एशिया ही नहीं, दक्षिण पश्चिम यूरोप का जो हिस्सा था उसको भी जीतना शुरू कर दिया। किसने, इस उस्मानिया सल्तनत के सुल्तानों ने, इस उस्मानिया सल्तनत के सुल्तानों ने। तो अब तो एकदम भूल जाओ कि भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, फारस की खाड़ी के हमको व्यापार करना है, एकदम भूल गए लोग। और अपने नए रास्ते की तलाश करना इनके लिए एक मजबूरी बन गई। इनके लिए क्या बन गया, एक मजबूरी बन गया। अब क्या होता है, अब जो भी बचे कुछ रास्ते थे वो टोटली हो गए बंद, वो टोटली हो गए बंद। अब स्पेन और पुर्तगाल ने तुरंत एकदम विकास करना शुरू किया और उसी समय यूरोप में स्टार्ट हुआ था भैया पुनर्जागरण। नाम सुना है सब, पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण सुना था, मतलब पुनर्जागरण में जागृत हो जाओ, कुछ करने के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, कुछ कर सकते हैं। पुनर्जागरण का काम शुरू हुआ था और लोगों के मन में आगे बढ़ने की, पैसे कमाने की एक अद्भुत लालसा का विकास हुआ, एक अद्भुत लालसा का विकास हुआ। इसी यूरोपीय पुनर्जागरण की वजह से लोगों के मन में उद्यमी बनने का, एंटरप्रेन्योर बनने का एक
रास्ता सूझा और लोगों ने अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कहां पे किया? जहाज रानियों पे करना शुरू किया। जहाजों के माध्यम से दूसरे बड़े बड़े देशों के साथ व्यापार करने की नीतियां लोगों ने बनाई, जोखिम उठाने की क्षमता रखा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो चुका था यूरोप का पुनर्जागरण। भारत का भी पुनर्जागरण स्टार्ट होगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यूरोप के पुनर्जागरण के द्वारा वहां के लोगों के मन में एक उद्यमिता की शक्ति का विकास हुआ, जिसके बाद जो वहां की आम जनता थी वो भी कोऑपरेट करने लगी कि ठीक है, हमारा देश दूसरे के साथ व्यापार करे, हम इसके लिए क्या करेंगे? पैसे लगाने को बिल्कुल तैयार हैं। तो ये काम हो गया शुरू, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी समय दोस्तों एक चीज और हुआ था, आपने आविष्कार सुना कुतुबनुमा। कुतुबनुमा एक क्या है बताइए? कुतुबनुमा यह एक तरह का दिशा सूचक यंत्र था। यह क्या था? एक तरह का दिशा सूचक यंत्र था। इसकी भी खोज हो चुकी थी। तो दिशा सूचक यंत्र बताता क्या? अरे समुद्र में चले जाओगे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे पहचानोगे? बताओ। कहोगे ध्रुव तारा को देखकर नहीं दिखा तो ध्रुव तारा, पहुंचना कहीं और, पहुंच जाओगे कहीं और, ठीक है। कहोगे दिन में सूरज की स्थिति को देख करके, अरे बड़ा कठिन होता है बताना, ठीक है। मौसम का इंतजार करना पड़ेगा और वहां तो कहीं जगह है नहीं रुकने का, तुम्हारी जहाज वहां तैरती रहेगी, तैरते तैरते कहीं और पहुंच जाएगी। तो ये जो कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र था, यह लोगों को रास्ता बताता था कि उनको किस रास्ते पे जाना है या वो किस दिशा में अपनी क्या कर रहे हैं, जहाज को लेके चल रहे हैं। तो ये जो यंत्र विकसित हुआ, इधर ये यंत्र विकसित हुआ और इधर स्पेन प्लस पुर्तगाल, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, स्पेन और पुर्तगाल में पड़ती नहीं थी। दो कंपटीटरों के बीच में पड़ सकता है? कभी नहीं पड़ सकता। यही वजह था कि दोनों ने अपने में डील किया, जहां तुम जाओगे वहां मैं नहीं जाऊंगा, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम नहीं जाओगे। बोलो मंजूर है? दूसरे ने कहा मंजूर है। यही वजह था कि जब भारत को उपनिवेश बनाया पुर्तगालियों ने, भारत को उपनिवेश बनाया पुर्तगालियों ने, तो कभी यहाँ पे स्पेन वासी नहीं आए, कभी यहाँ पे स्पेन वासी नहीं है। वजह क्या थी? वजह यह थी कि अगर आ जाते तो तुम्हारे अपने देश में क्या हो जाती? लड़ाई छिड़ जाती। समझ रहे हो बात को? ये था। तो दोनों लोगों में एक संधि के द्वारा दोनों लोगों ने अपने अपने रास्ते को अलग अलग चुना। स्पेन वालों ने क्या किया? अमेरिका की खोज किया और पुर्तगाली कभी अमेरिका नहीं गए, चले जाते तो मार हो जाता। तो दोनों में एक भयंकर कंपटीशन था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन टारगेट दोनों का एक था, हम भारत को खोजेंगे, हम भारत को खोजेंगे। और डिसाइड क्या हुआ था? जो भी भारत को खोज लेगा एक व्यक्ति, दूसरा वाला फिर वहां से बैकफुट हो जाएगा। दूसरा वाला क्या जाएगा? बैकफुट हो जाएगा। तो ये कहानी थी स्पेन और पुर्तगाल की। और इन्होंने अपने अपने यहाँ डेवलपमेंट करना शुरू किया, नई नई टेक्नोलॉजी लाना शुरू किया और यहाँ पर लोगों ने आधुनिक किस्म के जहाज तैयार किए। आधुनिक किस्म के जहाजों को तैयार किया। इन दो देशों ने अपने अपने टेक्नोलॉजी की मदद से अपना अपना अलग अलग, एक साथ नहीं, एक साथ मारपीट हो जाएगा, तो अपना अपना जहाज इन्होंने तैयार किया। अब गया जहाज बन। अब एक व्यक्ति है दोस्तों, पुर्तगाली का एक नाविक है, जिसने 1487 में भारत की खोज करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। और बताता हूं उसका नाम क्या है, बताइए, सोचिए फटाक से। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम है? बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम है? बार्थो, ध्यान से नोट करिएगा, नोट मत करिएगा, बस खाली आप देखते चलिए। बार्थोलोमो डियाज। अरे इनके पापा और छोटा नाम नहीं रख सकते थे क्या? बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए अपना जहाज लेके आगे बढ़ा। यह पुर्तगाल का एक नाविक था। कहां का था भैया? ये पुर्तगाल का एक नाविक था। यह आगे लेके जहाज बढ़ा। अच्छा, इसने यूरोप को पार किया और फिर वही अटलांटिक महासागर से होते होते अफ्रीका के किनारे से होते 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 अब इधर एक मैप बना दूं मैं। वैसे यार मैप बनाने में बड़ा कमजोर हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा देखो। कुछ इस तरह सा मैप है, ठीक है। इधर आपका क्या है? ये आपका इधर है पुर्तगाल और इधर है स्पेन, ठीक है। यहां से अपनी जहाज को लेकर चला ऐसे 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 किनारे 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 ऐसे, और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। यहाँ पर उसने खोज किया उत्तर मासा द्वीप का। किसका खोज किया? उत्तर मासा द्वीप का। हटाऊं इसको, चलिए इधर हटा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसने खोजा उत्तर मासा द्वीप को। इस उत्तर मासा द्वीप की खासियत थी, बता सकते हैं कोई क्या खासियत थी? इसको तूफानी अंतरिक्ष बोलते थे। उसने खोजा उत्तर मासा द्वीप। क्या समझे? इसी उत्तर मासा द्वीप का दूसरा नाम था दोस्तों तूफानी, तूफानी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष करिएगा, तूफानी अंतरिक्ष। उत्तर मासा द्वीप या उत्तर मासा अंतरिक्ष, एक्चुअली इसको द्वीप ना बोल के अंतरिक्ष एक अलग शब्द है, अंतरिक्ष, ठीक है।
उत्तर महासांतरिक को क्या बोलते थे, तूफानी अंतरिक्ष। यहाँ क्या था, इतने घने बादल थे, इतने घने बादल थे कुहरे टाइप का कि यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। वो यहीं से लौट आया। बार्थोलोमो डियाज 1487 में गया तो, लेकिन वापस लौट आया। इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, और वो यहीं से वापस लौटा है 1487 में उत्तर महासांतरिक की खोज करके। ये अफ्रीका में एक जगह का नाम था, ठीक है, अफ्रीका में एक जगह का नाम था, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसके बाद सुनो अगला क्या होता है। अब इस बात को सोचा स्पेन ने कहा पुर्तगाल खोज कर ले रहा, हम बैठे बैठे ताक रहे हैं। उसने भी तुरंत क्या किया, वहां का भी एक नाविक तैयार हुआ, कितने में, 1494 में। कितने में, 1494 में। स्पेन का नाविक था, उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था, कोलंबस तैयार हुआ कि ठीक है मैं जाऊंगा खोज करने, मैं भारत की खोज करने जाऊंगा। कोलंबस कहां पहुंचा, तो जो अफ्रीका था ये उसका स्पेन देश था, ऐसे पहुंच गया डायरेक्ट कहां पर, अमेरिका में पहुंच गया। अरे निकले थे भारत खोजना, अमेरिका कहां चले, भारत पूरब में था, तुम पश्चिम भाग गए पश्चिम, नहीं समझ में आया, दिमाग नहीं काम किया, पहुंच गया पश्चिम, बोला यही भारत है, यहाँ के लोग भारत है, भारतीय हैं, ये इंडियंस हैं। लेकिन उसने सुना था कि इंडियंस काले होते हैं हमारी तरह, इंडियंस गोरे कहां से आए, उसके नहीं समझ में आया। उसे लगता है रेड इंडियंस है, क्या है ये वहां पे। अच्छा, वहां की जो पुरानी जनसंख्या थी, जैसे भारत के लोग ना तो काले में आते ना तो गोरे में, गेहूं कलर के होते हैं, लेकिन वो गोरे वाले अंग्रेजों के पास नहीं गया, वो तो अंग्रेज हैं यार। वो पहुंचा जो वहां की लोकल जनता थी, जैसे बराक ओबामा देखे हो ना, बराक ओबामा एकदम सेम टू सेम कलर में, वहां को बोला ये लोग इंडियंस हैं, ये क्या है, रेड इंडियंस हैं, लाल इंडियंस, ठीक, उनका नाम क्या रखा, रेड इंडियंस। तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में रेड इंडियंस कहाँ की उसके जनसंख्या को कहा जाता है, तो अमेरिका, याद रखिए, ठीक है। तो कोलंबस ने 1494 में अमेरिका की खोज किया, लेकिन जब बाद में उसको पता चला कि अमेरिका है, ये भारत नहीं है, वहां स्पेन वासियों ने वहां इतने अत्याचार किए। मैं जब अमेरिका की क्रांति आपको बताऊंगा तो वहां समझाऊंगा कितने अत्याचार किए गए, बहुत अत्याचार हुआ है। उतना अत्याचार तो हमारे भारतवासियों पर नहीं हुआ है जितना अत्याचार हमारे अमेरिका पे हुआ है, ठीक है। हुआ है, हर एक देशों ने झेला है चीजों को, ऐसा नहीं आप कर सकते कि सिर्फ भारत इन चीजों को झेला है। तो ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक काल था, ये बहुत सारे देशों को चकमा दिया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, वो बात की बात है। तो कोलंबस ने 1494 में अमेरिका की खोज कर दिया, ये सोचकर कि ये क्या है, भारत। फाइनली डिसाइड हुआ भैया भारत तो है नहीं, क्योंकि गया मसाले को, मसाला कहाँ मिलता है, मारो गोली मार दे, मसाला कहाँ है, जल्दी बताओ, मसाला मसाला मसाला। अरे मसाला होगा तब ना पता चलेगा, मसाला था नहीं। अब क्या हुआ, फिर से पुर्तगालियों ने दिमाग लगाया और उसी जो उत्तर महासांतरिक था, इसी वाले रूट को फॉलो किया। किसने, वास्को डिगामा ने। किसने फॉलो किया, वास्को डिगामा ने। और इसके लिए साथ दिया किसने, तो पुर्तगाल के प्रिंस थे, उनका नाम क्या था, पुर्तगाल के प्रिंस का नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने साथ दिया कि तुमको जितना पूंजी की जरूरत है सब पूंजी दिया जाएगा, जितने भी सैनिक ले जाना ले जाओ, जो भी चाहिए तुम लेके जाओ, लेकिन तुम भारत को खोज के आओ, ठीक है। तो प्रिंस हेनरी, इसीलिए प्रिंस हेनरी को नाम दिया था द नेविगेटर। क्या बोला जाता है, आपसे एग्जाम में पूछता है द नेविगेटर किसको बोलते हैं, तो नेविगेटर याद रखिए। प्रिंस हेनरी को ये क्या थे, पुर्तगाल के राजकुमार थे, और इन्होंने तैयार कराया अपनी सेना। तो उसका बोझ किसके ऊपर गया, वास्को डिगामा पर। किसको, वास्को द गामा, ठीक है, वास्को द गामा। ये निकला 1498 में किसकी खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए। उत्तर महासांतरिक तक पहुंचा, उसके बाद उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां से मुड़ा, और जो रास्ता मुड़ कर गया, मुड़ा वापस अफ्रीका को गोठा और आगे बढ़ा। तब तक उसको एक गुजराती पथ प्रदर्शक दिखा, एक गुजराती व्यक्ति दिखा जिसका नाम था अब्दुल मनीद। क्या नाम था, अब्दुल मनीद। सुनिएगा ध्यान से, अब्दुल मनीद की सहायता से वो भारत आया। भारत में कहा आया, तो आपको पता होगा सबसे पहले वास्को डिगामा भारत में आया कालीकट पर, जिसका इस समय नाम है कोझिकोड। वहां पर जमोरी नाम के शासक ने उसका बहुत बढ़िया से स्वागत किया। इस वास्को डिगामा का एक पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। तो ये किसकी सहायता से आता है, ये गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मनीद, उसकी सहायता से भारत में आता है। ये तो रही बात की बात। अभी आ गया भारत में, इसका खूब स्वागत हुआ, इसको पता चल गया कि बस करो यही भारत है। तो इसके द्वारा जो चला गया रास्ता था समुद्र में, इसके द्वारा जो चला गया रास्ता था समुद्र में, उसको एक नया नाम दिया गया, केप ऑफ गुड होप्स रूट। क्या नाम दिया गया, केप ऑफ CAPE, केप ऑफ गुड होप्स रूट, ठीक है, केप ऑफ गुड होप रूट।
ये उसका नाम दिया गया, ठीक है। उसके रास्ते को यूरोप से चल करके भारत तक का जो पूरा रास्ता था उसको नाम क्या दिया गया, केप ऑफ गुड होप्स रूट। तो वास्को डी गामा क्या हो गया, 1498 में भाई भारत आ गया। चलो बहुत बहुत तालियां, ये भारत आ गया। अब आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों के बारे में जितनी बातें थी वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में, फिर डच के बारे में, फिर अंग्रेजों के बारे में, ऐसे ऐसे करके पांचों के बारे में पढ़ेंगे और सारी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा यार मसूलीपट्टनम में किसकी फैक्ट्री लगी थी, सूरत में किसकी लगी थी। यार वजह होता है फैक्ट्री लगाने का, हर काम का एक वजह था भाई। आपको समझ में आया कि यूरोप वासी में से जो पुर्तगाली थे ये भारत क्यों आए, तो मैंने आज आपको वजह बताया। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, इस पॉइंट्स को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। कल का जो वीडियो होगा उसको भी पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें काम का आपके अच्छे अच्छे डेटा मिल जाए, ठीक है। क्योंकि वहां तो मैं नोट्स बना के पढ़ाया हूं, तो कल मैं इसी टॉपिक को नोट्स बना के आपके सामने लेके आऊंगा। उसको अगर आपने देख लिया तो पूरा कंठस्थ हो जाएगा आपको। मेरी बात मानोगे ना, पक्का मानोगे ना? अगर नहीं मानोगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, दोनों में से कोई एक ही फॉलो करूंगा। अभी मैं ट्रायल कर रहा हूँ, 5-6 दिन करूंगा। अगर वीडियो के व्यूज अच्छे नहीं हुए फिर मैं अपनी इतनी मेहनत, इतनी ऊर्जा क्यों वेस्ट करूं यार। एक बार लाइव आके पढ़ाऊं, एक बार जो है कॉपी में पढ़ाऊं, कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी एक बंद कर दूंगा जो मेरे मन में आएगा। अगर लाइव पढ़ाने का मन होगा तो लाइव पढ़ाऊंगा। लाइव में क्या होता है, हमको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, केवल मुंह से बांचना पड़ेगा, आप चीजों को समझते चलो, ठीक है। हमको कम लिखना भी पड़ेगा और अगर मन का तो लिख के पढ़ाऊंगा। तो आपको दोनों चीजें देखनी है, इसमें भलाई आपकी है, मेरी कोई भलाई नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर आपका फायदा हो रहा है। अरे तुमको क्या कष्ट हो रहा है भाई, मेरा फायदा हो रहा है तो तुमको क्या जलन हो रही भाई? अरे फायदा हो रहा है, मेहनत कर रहा हूं तो फायदा हो रहा है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम पढ़ लो, पढ़ के नौकरी पा जाओ, तुम्हारा भी फायदा है कि नहीं? तो ये सब आप दिमाग लगाना बंद करो, अच्छे से चीजों को पढ़ो। और एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आगे का वीडियो जो होगा वो पूरे के पूरे पुर्तगाली सेक्शन पे होगा कि किस तरह से पुर्तगाली, अभी यात्री तो आ गया, वास्को डी गामा तो आ गया, अभी 1498 में वापस जाएगा, फिर आएगा भारत के 3 चक्कर भारत है, तीसरी बार भारत आते थे इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से जो पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है, चाहे वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा हो या अल्बुकर्क हो, ये लोग भारत में आए, किस तरह से उन्होंने लड़ाई किया जमोरिन के साथ और कहां कहां अपनी कोठियां बनाई, कहां कहां अपनी फैक्ट्री बनाया। ये सारे तथ्यों को हम लोग समझेंगे। और बनाया तो बनाया क्यों? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, देखो इनके पीछे पीछे स्पेन वाले नहीं आए। वजह क्या था? स्पेन जानता था कि मुझे नहीं जाना है तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो स्पेन नहीं आया, बाकी लोग आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें जो है बखूबी समझ में आया होगा और कायदे से आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से मैं इस चीज को डिक्लेयर करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इस समय जो एनसीईआरटी चल रहा है, मैं एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपको पता होगा पूरी एनसीईआरटी का डेली एक चैप्टर आपके सामने दिया जाता है। साथ ही साथ जो सुबह का मॉर्निंग डोज जाता था, उस मॉर्निंग डोज में क्वेश्चन आंसर सीरीज को बंद करके मैंने एक नए तरीके से स्टार्ट किया पढ़ाना। मुझे लगा यार कि आपको एनसीईआरटी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, पता कैसे चलेगा कि आपने अच्छा पढ़ाया, मैंने अच्छा पढ़ाया, आपने खराब पढ़ा, मैंने खराब पढ़ाया, या ओवरऑल बात आती है कि आपने क्वेश्चन कैसे हल करोगे। तो मैं उस क्लास 6 के एनसीईआरटी से अधिकतम कितने प्रश्न बन सकते हैं, अब कितना भी तो उसका लेवल तो 6 कराएगा ना, तो कितने प्रश्न बन सकते हैं आपके आईएएस पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रश्न मैं आपके सामने लाकर देता हूं। आप उसको हल किया करो, आपको समझ में आएगा कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपके काम धाम कितने अच्छे हैं, आप कितने मार्क्स अचीव कर रहे हो, तभी तो पता चलेगा। तो सुबह सुबह का जो मॉर्निंग डोज दिया जाता है क्वेश्चन आंसर सीरीज का, इसको जरूर से देखा करो। एनसीईआरटी जरूर से देखो, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, बाकी डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसको भी पढ़ते जरूर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू। एक काम तो यार करना जरूर से कि ऐड अगर आपके चैनल पे आए तो उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। प्लीज दोस्तों आपसे बिना निवेदन है कि ऐड को स्किप मत करिएगा। पानी पीने पढ़ाते पढ़ाते ना गला बैठ जाता है। तो कल का वीडियो जरूर से देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।